नमस्कार। आज हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है भैया, इसको जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो खराब पदार्थ हैं, जो फालतू पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना, तो इसको हम कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो अब खराब पदार्थ कौन कौन से हैं? अब जैसे सबसे पहले तो आप देखेंगे, जैसे हमारा मल है, समय समय में बाहर निकाल लिया, जो अनपचा भोजन है, जो पच नहीं पाता है, और दूसरा जो पेशाब है, मूत्र है, यूरिन है, हाँ, ये हो गया। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। फिर उसके बाद हमारा पसीना है, ये अब बलगम वगैरह है, खांसी आती है, जुकाम हो जाता है, तो इस तरीके से ये सारे हमारे जो है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं। तो ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को जिस अंग के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं उसको कहते हैं उत्सर्जी अंग, एक्सक्रेटरी आर्गन, और जो पदार्थ बाहर निकलता है उसको कहते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। और इस क्रिया को जो है एक्सक्रेटरी रिएक्शन कर लें, या एक्सक्रेटरी फंक्शन कर लें, या एक्सक्रेटरी सिस्टम कर लें, उत्सर्जन तंत्र कर लें, या उत्सर्जन की क्रिया कर लें। तो एकदम आसान तरीके से हम समझेंगे कि हमारे शरीर में जो हानिकारक, फालतू, खराब, अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन जो अंग काम करते हैं उसको उत्सर्जन अंग कहते हैं। जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि हमारे शरीर से इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कितने अंग जो होते हैं। जब से आप पहले ने स्किन हमारा है, त्वचा क्या निकालता है, हमारे पसीना को बाहर निकालता है। पसीना गर्मी में निकलता है तो हमारा शरीर जो है हल्का और स्वस्थ महसूस करता है, गर्मी निकल जाती है, हमें रिलैक्स महसूस होता है। फिर देखेंगे पसीना के साथ साथ नमक की मात्रा, जैसे कभी आप पसीना निकल रहा है, अब जैसे आप थोड़ा सा अगर टच कर गए, आपकी जीभ वगैरह चला गया तो वो जो नमकीन टाइप लगता है, तो उससे नमक की मात्रा भी हमारे शरीर से निकल जाती है बहुत सारी। और सीबम वगैरह है, जैसे आप देखेंगे तो उसका भी नाक वगैरह पे जो है यहाँ चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, तो इस तरीके से भी वो त्वचा के द्वारा हमारा निकल जाता है। दूसरा है आपका लंग्स क्या करता है, जैसे हम ब्रीदिंग क्रिया के द्वारा, श्वासोच्छ्वास क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब अलग मैंने उसमें आप लोगों को पढ़ाया था जब रिस्पायरेटरी सिस्टम में पूरा डिटेल में कि ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये तीनों गैसों को ले लेते हैं, मतलब जब श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी निःश्वसन का मतलब अंदर लेना, हवा को अंदर लेना। अब हवा में ये तीनों गैसें हैं, तो हवा को अंदर लेते हैं फेफड़े तक, अब फेफड़े से फिर बाहर निकालना। जब बाहर निकालने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसको भी आप याद रखेंगे। अब निःश्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं 21%, नाइट्रोजन लेते हैं 78%, कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाती है 0.03%। लेकिन जब लंग्स में जाती है ये, तो लंग्स क्या करता है, अब देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि लंग्स जो है हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। शुद्ध का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन जो ब्लड में मिल जाती है, और वह ऑक्सीजन ब्लड से मिल करके, ब्लड में हीमोग्लोबिन से मिल करके पूरे शरीर की कोशिकाओं में जाती है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऊर्जा निर्माण होता है, वह ऊर्जा के द्वारा हम अपने सारे कार्यों को करते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन आएगा कि ब्लड को छानता कौन है, तो ब्लड को छानती है किडनी, है ना, जिसको ब्रिक कहते हैं, जिसको जिगर कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में किडनी कहते हैं, वो ब्रिक कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। लेकिन ब्लड को शुद्ध कौन करता है, तो फेफड़ा करता है, क्योंकि फेफड़ा जो शुद्ध रक्त का मतलब हो गया कि उसमें ऑक्सीजन मिल जाना, और अशुद्ध रक्त का मतलब हो गया कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाना। तो वो वहीं पे जो है एल्वेली होती हैं लंग्स में, उसको मैंने पढ़ाया था पूरा डिटेल में कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन जाएगी 21%, और वो फिर उसके बाद नाइट्रोजन 78% जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जाएगी जो है 0.03%। और वो क्या करता है, लंग्स क्या करता है कि ब्लड से मिल करके भाई नाइट्रोजन पूरी वापस ले लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन का वहाँ कोई काम ही नहीं होता। 78% फिर जब निःश्वसन करते हैं हम, मतलब एक्सपायरेशन, बाहर निकालना, फेफड़े से हवा को बाहर जब निकालते हैं तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, और ये आपकी ऑक्सीजन कितनी जाती है, 4% रोक ली जाती है। फेफड़े जो है में
ब्लड को उसकी हीमोग्लोबिन जो है 4% ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, तो बची कितनी 17%। 17% के ऊपर चली जाएगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वही 17% फिर जा कर के यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रिया होगी तो वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका फिर जब ये घटेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, यानी वो 4% बढ़ जाएगी, तो 4.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। यानी निः शोषण अंदर आना, निः शोषण अंदर आना और निः शोषण बाहर जाना, मतलब फेफड़े से बाहर जाना, फेफड़े तक आना, ये तो आपका उल्ट गए। तो इस तरीके से यहाँ तो उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बस इतना ही जानना है हमको कि लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अच्छा, बलगम को भी बाहर निकालता है, जैसे आपका खेखार हो गया या इस तरीके से आपका थूक हो गया, या जब जुकाम हो जाता है, नाक इधर से होते नाक पूरा जाम हो जाती है, इधर से होते नाक जाम हो जाती है, तो वो आपके क्या होते हैं, जो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जुखाम जो है पूरा आपका जकड़ लेता है। तो हम प्रेशर कहाँ से डालते हैं, फेफड़े से डालते हैं। अभी ऐसे पकड़ के जो है करते हैं, नाक साफ़ करते हैं, छींकते हैं तो फेफड़े से ही करते हैं, या पूरा गला को साफ़ करते हैं तो पूरा फेफड़े से प्रेशर लगा करके उसको बाहर करते हैं। तो फेफड़ा जो है यह भी हमारे लिए फालतू खराब अपशिष्ट पदार्थ है जो बाहर निकालने का काम कौन करता है, लंग्स करता है, फेफड़ा करता है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत में आप जानते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और छोटी आंत में आपका भोजन आकर के पूर्ण रूप से पचता है और वहाँ पे भोजन का अवशोषण भी होता है। लेकिन जो बड़ी आंत होती है वो बड़ी आंत में आपका पानी का जो है अवशोषण होता है, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो अनपचा भोजन रह जाता है, ये छोटी आंत में जो भोजन नहीं पचा, जो भोजन बच गया, वो आकर के मलाशय में इकट्ठा होता है, और वो बड़ी आंत क्या करती है, उसको धीरे धीरे समय समय पर पे जो है उसको निकाल देती है। तो इस तरीके से इसका यह भी काम है कि अनपची भोजन को काइल जिसे कहते हैं, तो उसको जो है काइल के रूप में वो होता है। अच्छा, वह भोजन पीला क्यों होता है, बाइलिरुबिडिन के कारण, बाइलिरुबिन के कारण वह जो है भोजन आपका मतलब वो जो खराब मल होता है वो पीला हो जाता है। अच्छा, पेशाब आपका पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण पीला हो जाता है। ये भी अभी याद नहीं रखेंगे, याद आप रखेंगे कि ये जो है पेशाब यूरोक्रोम के कारण पीला हो जाता है, और लैटिन जो है आपकी बाइलिरुबिन के कारण पीली हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में जो किडनी आपकी है, यहाँ यही मेन सर्जीय अंग है जो आपके जिगर जिसे कहेंगे, ये क्या करता है, और जिसे हिंदी में ब्रिक कहेंगे, इंग्लिश में किडनी कहेंगे, उर्दू में जिगर कहेंगे, ये आपके पेशाब का फॉर्मेशन करता है। अब यही इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। अब किडनी में आप देखेंगे जो किडनी हमारी होती है दो होती है। वही अब ये जानते हैं कि कुछ लोगों के पास एक ही किडनी होती है, फिर भी वो काम कर लेते हैं। ये अलग बात है कि वो पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे या सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाएंगे, वॉलीबॉल फुटबॉल या इस तरीके से दौड़ वाला खेल नहीं खेल पाएंगे। उनको संभल के रहना होता है, जब भी यहीं निकलेंगे मास्क वगैरह लगा लेंगे, मतलब संभल के रहेंगे, लेकिन कुछ लाइफ उनकी चल सकती है, एक किडनी से भी काम वो चला सकते हैं। कभी कभी लोगों की किडनी खराब हो जाती है, उनके रिश्तेदार हैं या उनके घर वाले हैं या उनके सगे संबंधी हैं, तो उनसे भी किडनी या 48 घंटे के अंदर में किसी भी आदमी की डेथ हो गई तो 48 घंटे के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है, मतलब ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, किडनी लगा भी दी जाती है। कुछ लोग जैसे नहीं है कि भाई अपनी किडनी बेच देते हैं, उनके पास पैसे की कमी होती है इस तरीके से किसी उस तरीके से, तो अपनी किडनी वो एक किडनी बेच, एक किडनी से भी वो जीवित रह सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो किडनी कितनी होती है, दो होती है। अब मेन ये आपके मुख्य उत्सर्जी अंग है, इसका काम क्या है भाई, पेशाब का फॉर्मेशन करना, यूरिन फॉर्मेशन करना, और पीएच को भी कंट्रोल करती है, मतलब एसिड बेस को भी एक कंट्रोल आपका किडनी करती है। ना तो पॉइजन को ये निष्क्रिय कर देती है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं पॉइजन का को निष्क्रिय कौन करती है, किडनी कर देती है। पॉइजन का असर सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है, लीवर पे पड़ता है। जहर का, जहर आदमी खाया हुआ है, अगर पोस्टमार्टम उसका होता है, ले जा डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम होगा ही, पुलिस आ जाए, पुलिस केस का मामला हो जाएगा, तो उसका पोस्टमार्टम किसका होगा, लीवर का होगा, क्योंकि लीवर से ही पता चलेगा कि वह जहर खाया है, इससे पता नहीं चलेगा, है ना। वो अलग बात है कि पहले लीवर डैमेज होता है, ज़्यादा शराब पीने वाले से या ज़्यादा जो है नशा करने वाले लोगों का से पहले लीवर डैमेज होता है, बाद में किडनी डैमेज होती है ना। तो इस तरीके से ये आपका ये जो है ये इसमें लगभग इसकी, अच्छा इसको जो नेफ्रॉन होते हैं, मतलब ये इसमें बहुत सारी एक किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करते हैं। उसका अभी हम आपको जो है चित्र के माध्यम से समझाएंगे, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। नेफ्रॉन होते हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं, यानी जो मूत्र रोग विशेषज्ञ
को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नहीं, आप देखेंगे अभी जैसे कि आप ब्रेन या स्पाइनल कार्ड इस तरीके से उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, और आपके इस तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो इस तरीके से पेट से संबंधित बीमारियों कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, और इसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो ब्रेन से संबंधित बीमारियों को देखता है, स्पाइनल कार्ड पूरी नसों के संबंधित, हमारे जो है वो नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन हो गया, पूरा नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसमें 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम होने पता है, सेंट्रल और ऑटोमेटिक और एक स्पाइनल कार्ड वाली। तो इस तरीके से उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसकी अध्ययन को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, किडनी खराब होने के बाद डायलिसिस के द्वारा जो है मशीन के द्वारा वो फिर वही खून को साफ करके फिर जो लगा दिया जाता है। जिसकी डायलिसिस किडनी खराब हो जाती है तो हफ्ते में एक बार डायलिसिस करवाते हैं। अब वो हफ्ते में डायलिसिस करवाते हैं, जैसा भी जिनका होता है 3000 4000, यानी महीने में लगभग उनका अगर 4 बार वो हो गया तो 12-15 हज़ार रुपया जो है डायलिसिस पे कुछ लोग काफ़ी दिन तक चल सकते हैं, जी सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ फंक्शन हम देख लेते हैं। ये देखेंगे ये हमारी जो एक जोड़ी किडनी, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्योर ब्लड आ रहा है ना, और ये क्या है, रीनल आर्टरी है, मतलब धमनी है, और ये सीरा है, इधर से फिर रीनल ब्लड जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये भाई किडनी है, इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से संरचनाएँ हो जाती हैं। अभी आप उसमें वो फिगर में देख लेंगे, ऐसे ऐसे संरचनाएँ हो जाती हैं, ऐसे ऐसे संरचनाएँ हो जाती हैं ना, ऐसे ऐसे संरचना हो जाएगी नेफ्रॉन की, ऐसे ऐसे संरचना इसकी हो जाती है। जैसे आप समझ लें तो यहाँ पे जो है ये इसके ऊपर एक संरचना होती है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है, जो हमें भय, हमें क्रोध, हमें इस तरीके से वो रचना करती है, जिसको हम ग्लैंड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जब ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसको एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे। यहाँ आप समझ लें कि ऊपर एक जो संरचना होती है एड्रीनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क ग्लैंड जिसको कहते हैं। और यहाँ पे जहाँ जाके मिलता है इसको रीनल हाइलियम कहते हैं। रीनल हाइलियम यहाँ पे जो है अमोनिया और यूरिया का सांद्रण बहुत ज़्यादा होता है। और किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, अंदर भाग को मेडुला कहते हैं। ये आपकी लेफ्ट किडनी हो गई। अब यहाँ से जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है नहीं, अभी हम जैसे ये किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का हम चित्र पढ़े देखेंगे तो उसमें कौन कौन से भाग, मतलब उसको देखेंगे किडनी का फॉर्मेशन डिटेल में। यहाँ पे चित्र बना हुआ है। अब देख लें कि यहाँ मान लीजिए मूत्र इसमें बन गया, ये फिर यूरेटर मतलब मूत्र मार्ग के द्वारा, यूरिन ब्लैडर मतलब पेशाब मूत्राशय में आकर के इकट्ठा होता है, समय समय यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के द्वारा जो है निकाल दिया जाता है। तो ये आपका किडनी और इस तरीके से ये आपका पूरा चित्र है। अब यहाँ हम लोग देख लेंगे उसका फंक्शन। ये आपके मान लीजिए इधर से ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको, ये ग्लोमेरुलस, और ये बोमेंस कैप्सूल जो इस टाइप की संरचना होती है इसमें आएगा, या और इधर से जो है मान लीजिए रक्त जा रहा है और इधर से फिर निकल रहा है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो है ग्लूकोज, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर का ये अब्जॉर्प्शन कर लेता है। ये बोमेंस कैप्सूल, इसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, है ना। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है कि उसको अभी भाई देखें कि यूरिया हमारे लिए नुकसान है, यूरिक एसिड हमारे लिए नुकसान है ना, अमोनिया हमारे लिए नुकसान है, तो इसको ये छानता है। उसके साथ साथ ग्लूकोज भी छन जाता है, विटामिन भी छन जाता है, मिनरल्स भी छन जाता है। मिनरल्स में मतलब बहुत सारे जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फेट, इस तरीके से जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ हैं वो भी छन जाते हैं। तो फिर होता क्या है कि यहाँ से ये धीरे धीरे यहाँ आता है और ये नली फिर यहाँ पे आकर के जो ऐसे पूरा घूम करके इसको आकर के ऐसे 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 जो जकड़ लेती है। तो फिर यहाँ पे ये नली आकर जकड़ लेती है। तो यहाँ पे आने के बाद हेनले आप लूप होता है, यहाँ वाटर का एब्जॉर्ब कर लेती है। बाहर की जो है कोशिकाओं द्वारा बाहर जो ये होते हैं यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है जो बचेंगे मिनरल्स हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, ग्लूकोज, ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ये पूरा जो है दूसरी इधर से जो वाटर की नलियाँ आती हैं यहाँ पे, तो ये इसके द्वारा फिर रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, पुनः अवशोषण कर लिए जाते हैं। अब जो बचता क्या है आपका, अमोनिया बचता है, यूरिया बचता है, यूरिक एसिड बचता है। ये आपकी इस कलेक्टिंग डक्ट में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और यही कलेक्टिंग डक्ट फिर आकर के क्या करती है, ये आपके यूरेटर के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से आपकी यूरिन ब्लैडर यानी मूत्राशय में आकर के और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर निकाल दी जाती है। एकदम सिंपल आप समझेंगे, एकदम आसान समझ आएंगे कि मेन क्या तभी बोमेंस कैप्सूल में आया और जो मान ली हमारे लिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूरिया है, अमोनिया, यूरिक एसिड है, उसके साथ साथ जो ग्लूकोज भी हो जाता है, विटामिन, मिनरल्स और वाटर भी छन जाते हैं। तो ये आते हैं, तो भाई आने के बाद यहाँ पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और यहाँ पे जो है मिनरल्स, विटामिन और ग्लूकोज ये भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये बाहर की कोशिकाओं इस टाइप का
देखेंगे ये जो नली यहाँ से जा रही है और यहाँ चल जा रही है, फिर ये नली ऐसे आती है ना, ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ये पूरा उसमें हो जाती है। तो इसे आप ऐसे देख लेंगे इस तरीके से रफली डायग्राम के, मान लीजिए ये नली ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे 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 और इस टाइप का ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे फिर चली जाएगी। तो यहाँ इन नली जब इसके संपर्क में जाएगी तो वो जो है क्या करेगा, ये जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, ग्लूकोज, उसके द्वारा फिर ये क्या होगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगी। रीअब्जॉर्ब बचेगा क्या, जो हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है जैसे अमोनिया हो गई, यूरिया हो गई, यूरिक एसिड हो गई, ये फिर कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा करके इकट्ठा हो गई और जा करके ये यूरिन ब्लैडर मतलब मूत्राशय के में इकट्ठा होकर के समय समय पर जो है जब भी बढ़ जाएगी उसकी मात्रा, आधा लीटर 1 लीटर की मात्रा जब बढ़ जाती है, लेकिन वो आधा लीटर ही पेशाब जब बढ़ जाता है तो उसको समय समय पर के हमको एहसास होता है, हमारा ब्रेन जो वहाँ कहता है कि नहीं अब प्रेशर हो गया, तो फिर वो पेशाब जो निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे भाई यूरिन मतलब हमारे पेशाब में 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होती है। ये भी क्वेश्चन आ पाता है कि यूरिन में मतलब पेशाब में कितना % पानी होता है, 95% और 2% यूरिया होती है। बाकी एसिडिक इसका जो है ये यूरिन मतलब पेशाब जो है क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, उसका pH 4.8 होता है। आप जानते हैं कि एसिडिक किसे कहते हैं, जिसका pH मान 7 से कम होता है वह जो है एसिडिक होता है, और जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वह बेस होगा। तो यहाँ ये क्या है, आपका पेशाब जो है एसिडिक है यानी अम्लीय है। यूरोक्रोम के द्वारा मैं बता चुका हूँ इसके पहले कि इसका रंग पीला हो जाता है, और बाइलिरुबिन के कारण हमारा लैटिन का रंग पीला होता है। ये भी आप जान गए। किडनी की कुछ मतलब जो हमारे ये किडनी की कुछ बीमारियां हैं, कुछ बीमारी जैसे आपको कभी कभी स्टोन हो जाता है, पथरी जिसे बोलते हैं, तो किस कारण कि वो कैल्शियम ऑक्जेलेट आप पर जाकर के जमा हो जाता है, जगह जगह जा करके जब कैल्शियम यानी किडनी में भी हो जाता है, किडनी में भी स्टोन हो जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जब जमा हो जाएगा तो उसको फिर ऑपरेशन के द्वारा या अब लेजर सिस्टम द्वारा जो है उसको दूर किया जा सकता है। फिर यूरेनिया क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो यूरिया होती है, यूरिया को ही मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अमोनिया भी निकलती है। तो कुछ लोगों में क्या करता है कि ये जो हमने बताया था कि ये लीवर जो होता है अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। अमोनिया क्योंकि बड़ी खतरनाक गैस है, अगर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यूरिया तुरंत पेशाब के रास्ते से पेशाब के रूप में उसको बाहर निकाल देती है, फिर वो अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया में बदल करके ही वो जो है गंध पेशाब करेगा। जब तक यूरिया के रूप में रहेगा तब तक वो गंध नहीं करेगा। जब अमोनियम बनता है तब वो जो है गंध करने लगता है, बदबू करने लगता है। फिर एक ग्वाइट गठिया रोग हो जाता है। अब देखिए गठिया रोग क्या होता है कि हमारी जो गांठें होती हैं यहाँ पे पैर में यहाँ उन गांठों में साइनोवियल नामक एक जो लसलसा अर्ध लिक्विड पिगमेंट होता है, जिसके कारण हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो उस जो है लसलसा पदार्थ है, एक समझ लीजिए गोंद टाइप है, तो यहाँ पे पैर में घुटने में, तो वो क्या करता है कि वो हमको राहत देता है। फिर क्या करता है कि वहाँ पे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जहाँ जहाँ जोड़ है, और साइनोवियल पिगमेंट जो है की मात्रा घट जाती है। जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो चर करेगा और हमें उठने बैठने में या कोई काम करने में हमें दिक्कत होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने में हमको दिक्कत होगी। तो चूँकि अब यूरिक एसिड या यूरिया या अमोनिया किसकी प्रोडक्ट है, तो मुख्य रूप से किसके हैं, प्रोटीन के प्रोडक्ट हैं। प्रोटीन में मुख्य रूप से नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है ना, प्रोटीन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है। तो नाइट्रोजन, इसीलिए जिनको गठिया रोग हो जाता है उनको दाल खाने के लिए लोग मना करते हैं, अरहर की दाल या चना खाने के लिए मना करते हैं। इस चना से ही नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी और उसमें ही यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, है। तो दाल लोग कहते हैं कम खाइए, मतलब दाल का पानी पीजिए। अब बिना दाल खाए तो रह नहीं सकते, सब्जी खाइए या फल फ्रूट खाइए, इस तरीके से खाइए। लेकिन दाल कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, दाल पीते भी हैं, खाएंगे भी पिएंगे भी, बहुत ज़्यादा दाल खाते हैं, तो उनको ये दिक्कत होती है कि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो हर चीज़ का एक एवरेज होता है ना भाई, हम सब कुछ खाएँ, फल भी खाएँ, सब्जी भी खाएँ, दाल भी खाएँ, रोटी भी खाएँ, चावल भी खाएँ, यानी हर चीज़ लें। वो अलग बात है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर मना किया है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह लोगों को तो भाई चावल मना है, और एक तरीके से चीनी मना है। तो इस तरीके से जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मना कर दिया जाता है। लेकिन जो हम डाइट बैलेंस देखते हैं, संतुलित आहार देखते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें जो है हमको खाना चाहिए। अच्छा कुछ देखें
यूरियोटेलिक होते हैं, जैसे वो यूरिया के रूप में जो है जैसे मैमेलियन है, हम लोग मैमेलियन है, स्तनधारी हैं। अब आप समझेंगे हम लोग स्तनधारी कैसे होगी, भाई हमारे पास तो भी स्तन होता है। अभी मेल है फीमेल है ना, फीमेल के पास जैसे 12 वर्ष की अवस्था में उनको स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, हम लोग के पास स्तन होता है, लेकिन हम लोग के पास स्तन ग्रंथि नहीं होती है, या होती भी है तो डेवलप नहीं होती है। उनके बाद 12 वर्ष की अवस्था में डेवलप हो जाती है तो उनका स्तन बढ़ जाता है, हमारा हम लोग का छोटा। लेकिन मैमेलियन में तो हम लोग भी आएंगे सारे, यानी जितने स्तनधारी उन्हें कहते हैं कि जो बच्चे देते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं, चाहे वो नर हो या मादा हो। तो ठीक है, नर पिलाएगा नहीं, मादा ही पिलाएगी, लेकिन दोनों का अपना, दोनों के पास स्तन में आएंगे। दूसरा आता है यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ये तो यूरियोटेलिक हो गया, मैमेलियन हो गए जितने भी स्तनधारी हैं। यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड के रूप में अपने शरीर से बाहर जो उत्सर्जी पदार्थ को निकालते हैं, तो यूरिक एसिड के रूप में, जैसे बर्ड हो गए, पक्षियाँ हो गई, देखेंगे आप कहीं बीट की हैं तो सफ़ेद सफ़ेद जो है वो जो चूना टाइप उनका बीट दिखाई देगा, लाइटिंग दिखाई देगा, है ना। रेप्टाइल्स वगैरह हैं तो वहाँ भी देखेंगे तो आपका इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसको ये यूरिक एसिड के रूप में बर्ड होंगे, रेप्टाइल, सरीसृप होंगे, पक्षियाँ होंगे। फिर अमोनोटेलिक में मतलब जो फिश वगैरह होती हैं उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया के रूप में निकलता है। तो इस तरीके से ये आपका ये उत्सर्जन तंत्र है, और इसे आप डिटेल से कहीं कहीं से पूरा प्रयास मेरा रहा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको टच करें, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं वीडियो पढ़ाऊँ वो आप लोगों तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।